हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 यूनिट 7 दैट इज डायरेक्टिंग। ओके, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टाफिंग के बारे में, और डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में फोर्थ फंक्शन है। ओके, फोर्थ फंक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डायरेक्शन या डायरेक्टिंग एक इंडिविजुअल के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं हो, या कोई उसे गाइड नहीं कर रहा है, या कोई उसे डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे? नहीं। क्या वो इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएगा? नहीं। अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और हमने उस रिसोर्सेस को एज पर द डायरेक्शन यूटिलाइज नहीं किया, क्या हम उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे? नहीं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं उनको हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में हम उनको यूटिलाइज करें। आज हमारे पास लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उन फैसिलिटीज़ को हमने कब और कैसे यूटिलाइज करना है ये मुझे और आपको डिसाइड करना होगा। हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग, बिकॉज हम उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं, या हमें कोई डायरेक्ट नहीं करता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्शन जो है एक वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, जैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकता है। अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट को हम कैसे उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, या कैसे हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम उसके लिए डायरेक्शन देंगे। उसको कब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे उसको अपने स्टूडेंट लाइफ को जीना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या कौन सी चीज़ें उसके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एज अ गाइड और मेंटर हम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे या उसको सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक एक व्यक्तियों को हम क्या करेंगे, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, या एक एक स्टूडेंट्स को हम उसके एबिलिटी के अनुसार उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो अपनी एनर्जी, अपने स्किल, अपने टैलेंट को वो सही दिशा में यूटिलाइज कर पाए। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और उस टैलेंट को वो सही दिशा में यूटिलाइज नहीं करेगा, तो हो सकता है कि उसके टैलेंट या स्किल को हम इतना इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे जैसा हमें करना चाहिए। सो द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग इज डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर हम डायरेक्शन के या डायरेक्टिंग के मीनिंग के बारे में बात करें तो ये कंसर्न होता है इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टिंग, ओके, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टिंग की, गाइडिंग प्रोवाइड करना, इंस्पिरेशन या इंस्पायर करना और मोटिवेट करना द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, हम उन्हें कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। पहले तो हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्ट क्यों करेंगे? अगर हमारे एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन से काम इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, या किस काम से जहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो पहले हम उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद देन आफ्टर हम उन्हें टाइम टू टाइम गाइडिंग करेंगे। अगर हमने एक स्टूडेंट को क्लास में इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपका ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, तो मुझे ये भी इंश्योर करना होगा कि वो खुद से उसका आंसर लिखे।
है ना, कहीं बगल वाले से तो पूछ के नहीं लिख रहा है, या बुक से देख करके तो नहीं लिख रहा है, या कहीं कॉपी तो नहीं कर रहा है। तो अगर हमने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया है देन हमें ये भी इंश्योर करना होगा क्या वो सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइडिंग जो है या गाइडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया एक एम्प्लॉय को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नहीं बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। अगर हम लोग डिपार्टमेंट के अनुसार और डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों का काम तो अलग होगा, दोनों के एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी तो अलग होगी, दोनों जगह एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। द थिंग इज कि हम उन एम्प्लॉयज़ को कैसा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें वैसा ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसा उस डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम उस रिक्वायरमेंट के आधार पर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हैं तो उन्हें हमने हायर किया है। हम लोगों ने स्टाफिंग में डिटेल में पढ़ा है कि हम लोग HRM को, ह्यूमन मैनेजमेंट रिसोर्सेज को या HR को कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं अंडर द मैनेजमेंट। ओके, तो अगर एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं देन वी हैव टू इंस्ट्रक्ट, उन्हें हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन टाइम टू टाइम उन्हें हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करना होगा, हमें उन्हें देखना भी पड़ेगा क्या वो सही दिशा में काम कर रहे या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो क्वालिटी हमने मेजर किया है या हमने जो क्वालिटी अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाया है, क्या वो उस क्वालिटी को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन हो रहा है और वर्कर्स को हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है तो गाइडेंस में हम ये भी इंश्योर करेंगे क्या वो एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द डिमांड क्या वो क्वालिटी को मेजर कर पा रहे हैं या क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, ये हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, गाइडेंस के अनुसार हम उन्हें चेक करेंगे। ओके, देन वी हैव इज इंस्पायरिंग, हम कैसे उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं या कैसे हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेकर के चल रहे होते हैं और साथ साथ वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर के अपना टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करने में वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हम उन्हें इंस्पायर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहा है या अपना स्किल, जो उसके पास स्किल है, नॉलेज है, वो उसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने में लगा रहा है, तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो भी अपना 100% देने का काम करेंगे। ओके, अगर हमने उस एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं किया, इनकरेज नहीं किया, इंस्पायरिंग नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है, तो जब हमें पता चला कि ये एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है, ये टाइम से आता है, टाइम से अपने काम को फिनिश करता है, वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, तो बॉस क्या करता है, उसको रिवॉर्ड देता है। तो रिवॉर्ड भी क्या है, मोटिवेशन का तरीका है। हम अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा करके या बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे करके हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं। हम उन्हें टाइम पर सैलरी देंगे तो वो और इंस्पायर होंगे या मोटिवेट होंगे कि हमें ये काम और अच्छे से करना है। हम उन्हें अगर एक्स्ट्रा कुछ देते हैं तो वो और मोटिवेट होंगे। इसके अगर हम एक एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देते हैं या बोनस देते हैं तो दूसरे एम्प्लॉय जो हैं वो भी इंस्पायर होंगे।
अगर इसको भी मिल रहा है, कल अगर मैं भी अच्छा काम करूँगा तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal। अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम सारे चीज़ों को क्या करते हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमने मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके रिगार्डिंग हम लोग प्लानिंग करें। अगर हमारे पास अच्छा प्लान नहीं होगा, अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, तो हम लोग चीज़ों को क्या ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे या अपनी चीज़ों को बेटर से बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग में हम लोगों ने चीज़ों को एब्जॉर्व किया, अज्यूम किया, ओके, एनालाइज किया, देन आफ्टर हम लोगों ने प्लानिंग बनाया। प्लानिंग बनाने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोगों ने सेकंड मैनेजमेंट के फंक्शन को यूज किया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या उन सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है हम उस मोटिव को रन नहीं करवा पाएंगे। तो मोटिव के लिए हमें उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके तहत हम अपने बिजनेस को इफेक्टिव वे में रन करवा पाए। देन वी हैव इज स्टाफिंग। हमने ऑर्गेनाइजिंग में रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब हमें पता चला कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, एक हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, एक हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, एक हमें एडवर्टीजमेंट मैनेजर चाहिए, हमें ये मशीनरी की आवश्यकता थी तो हमने उसे परचेस कर लिया। अब हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है तो हमने स्टाफिंग में उन्हें भी हायर कर लिया। स्टाफिंग में हमने क्या किया था? उन लोगों को हायर किया था, सेलेक्ट किया था जिन लोगों की आवश्यकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ओके, तो हमने मैनेजर को अपॉइंट कर लिया, हमने सुपरवाइजर को अपॉइंट कर लिया, हमने अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया, उनका सिलेक्शन कर लिया। हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल हो गए एज पर। फिर उसके बाद हमने उनका ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप बनाने के बाद उनको हमने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने अलग अलग ग्रुप को रखा या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने उन ग्रुप को रखा जो वो ग्रुप उस डिपार्टमेंट का काम पूरा कर पाएगा। तो बेसिकली वहाँ पर स्टाफ काम कर रहे हैं, तो अब उन स्टाफ को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स में सेंड कर दिया है। अब वहाँ पर जाकर के वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करेगा? तो डायरेक्टिंग के माध्यम से या डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज करके वो उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लग जाता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा? जितने भी एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट क्या होगा? अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल का अचीवमेंट होगा। तो जितनी सारी चीजें हैं उनको हम सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास अच्छा प्लानिंग है, हमने अच्छा प्लान बनाया, हमने चीज़ों को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज किया, हमने बेस्ट से बेस्ट स्टाफ को सेलेक्ट किया है, बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया है। देन अगर हम उन्हें सही डायरेक्शन में लेकर के नहीं चलेंगे या सही डायरेक्शन हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाएंगे।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा प्रोवाइड करें। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने देखना है कि डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है। डायरेक्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है। अगर एक स्टूडेंट है उसके पास अगर बुक्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं और टीचर उन्हें अगर सही डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं करेगा नॉलेज, क्या वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन से टॉपिक से आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर हम इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम सिस्टमैटिक वे में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। एक इंडिविजुअल के पास 24 आवर्स होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 24 आवर्स होता है। एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो समय है वो सेम है। हम उस समय को सही दिशा में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। The first one is directing initiates action. डायरेक्टिंग क्या करता है? इनिशिएट करता है, फर्स्ट स्टेप लेता है एक्शन के रिगार्डिंग। ओके, एक्शन के रिगार्डिंग ये क्या कर रहा है? फर्स्ट स्टेप ले रहा है। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑल स्टेजेस। डायरेक्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है उसका ऑल स्टेजेस में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने स्टूडेंट्स को बुक्स अवेलेबल करवा दिया, नोट्स अवेलेबल करवा दिया, अब उनका काम है पढ़ना। लेकिन अगर उन्हें पता नहीं है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्या वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे सही डायरेक्शन में? नहीं कर पाएंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टार्ट किया है और हमने प्लानिंग अच्छा कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, बट हमने उनको सही दिशा प्रोवाइड नहीं करवाई, तो क्या वो यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी स्टेजेस होंगे उन सारे स्टेजेस में डायरेक्शन जो है या डायरेक्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्टिंग प्रोवाइड किया, अब सेकंड स्टेप में हमने डायरेक्टिंग प्रोवाइड नहीं किया। तो सेकंड स्टेप में अगर हम डायरेक्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम थर्ड स्टेप में कैसे रीच करेंगे? तो थर्ड स्टेप में रीच करने के लिए हमें सेकंड स्टेप में भी डायरेक्टिंग को इंश्योर करना होगा, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाए। ओके, एट ऑल स्टेजेस अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दीज फंक्शन। ओके, जो मैनेजर होगा वो अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा? अलॉन्ग विथ प्लानिंग, प्लानिंग के आधार पर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, प्लानिंग जो है हमने किया है पहले, तो प्लानिंग के आधार पर वो क्या करेगा? उसी हिसाब से डायरेक्शन देगा। प्लानिंग में हमने देख लिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा हम बना पाएंगे, कौन सा रॉ मटेरियल हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, कौन सा मशीनरी को हम हायर कर पाएंगे, या कौन सा टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये सारा कुछ हमने प्लानिंग में नोट कर लिया। ओके, जब हमने प्लानिंग में सारी चीज़ें नोट कर ली तो वहाँ भी हमने डायरेक्टिंग करना था। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, हमने चीज़ों को एज पर द प्लानिंग ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ को भी हायर कर लिया। अब उन्हें अगर हम इनिशिएट नहीं करेंगे
ओके तो उन्हें पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स, अगर जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है एंड क्लैरिफाइज देयर डॉट इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क। ओके तो इनिशिएट मतलब कि हमें चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में उसे लेकर के जाना पड़ेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है उसे हम मैनेजमेंट के 4th फंक्शन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टिंग है वो सारे लेवल्स में अप्लाई होता है। ओके और मैनेजमेंट के 4th फंक्शन में हम 4th फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर क्या होगा, हम टॉप लेवल पे भी डायरेक्टिंग प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मिडिल लेवल में भी हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और लोअर लेवल में भी हम डायरेक्शन को प्रोवाइड करेंगे। अगर हम डायरेक्टिंग नहीं करेंगे या डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं या जो हमारा मैनेजर है वो अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेगा? अगर टॉप लेवल ये इंश्योर नहीं करेगा कि मिडिल लेवल पे सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल लेवल पे जितने भी इंस्ट्रक्शन आने हैं, जितना भी उसको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा वो कहाँ से करा जाएगा? वो टॉप लेवल के द्वारा किया जाएगा। तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको इनकरेज करेगा, उसको इंस्पायर करेगा। देन मिडिल लेवल सेम थिंग करेगा लोअर लेवल के साथ। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स हैं उन तीनों लेवल्स पे जो हमारा डायरेक्टिंग है वो अप्लाई हो रहा है ना। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल की बात करें तो यहाँ भी एप्लीकेबल है, मिडिल लेवल पे बात करें तो यहाँ भी एप्लीकेबल है एंड लोअर लेवल पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पर टॉप लेवल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो प्लानिंग है, क्या मैनेजर जो मिडिल लेवल पे हमने मैनेजर को अपॉइंट किया है क्या वो एज इट इज जा रहा है या नहीं जा रहा। तो टाइम टू टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो तुम ये कर रहे हो, ठीक है, तुम थोड़ा ये करोगे तो और अच्छा होगा। उसको मोटिवेट भी कर रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से करोगे तो और बेटर होगा। तो यहाँ पर इनकरेज भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, साथ में एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएगा। क्योंकि अगर हम सारे एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे या सारी एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। नेक्स्ट वी हैव इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स। हमने पहले पढ़ा जो डायरेक्टिंग जो है वो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जितनी भी एक्टिविटीज है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो उस डायरेक्शन में जाएंगी जहां हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, है ना। It takes place throughout the life of the organization irrespective of people occupying managerial possibilities. Directing is an ongoing function of management. Directing जो है वो continuous है, ongoing process है। मैनेजर है या नया मैनेजर है फिर भी वहाँ पर डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करना होगा। जो पुराना मैनेजर था उसे भी हमने डायरेक्शन प्रोवाइड किया, अब जो नया मैनेजर आएगा उसे भी हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी डायरेक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है सुपरवाइजर के थ्रू। तो कहने का मतलब है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम डायरेक्टिंग को रोक नहीं सकते हैं या हम एक जगह उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अभी तुमने ये काम कर लिया, अभी तुम स्टॉप हो जाओ, जब बाद में देखा जाएगा तो फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टिंग हमें कंटिन्यूअसली करना होता है और ये हर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है, टॉप, मिडिल और
लोअर, क्योंकि टॉप लेवल में लगातार कहीं ना कहीं हम प्लानिंग को मॉडिफाई करते रहते हैं, देन उसे हम मिडिल लेवल में उसे हम डायरेक्ट करते रहते हैं। मिडिल लेवल एज इट इज उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे करता है। तो जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड होता है टॉप टू मिडिल एंड मिडिल टू लोअर, उसको वही डायरेक्शन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, देयर मे बी अ चेंज इन मैनेजर बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर विदाउट डायरेक्शन। ये बोलता है कि जो मैनेजर हैं वो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। एक मैनेजर जॉब छोड़ सकता है, हम दूसरे मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिंग है, जो डायरेक्शन है, हम उसे कंटिन्यूअस प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टिंग को क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस अपने एम्प्लॉयज को और अपने वर्कर्स को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कैसे फ्लो करता है, टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल पे आएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर कौन लेवल होता है, टॉप लेवल, उसके बाद हमारा आ जाएगा मिडिल लेवल, देन हमारा लोअर लेवल आएगा या बॉटम लेवल आएगा। ओके, तो डायरेक्टिंग है वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, वो प्रोवाइड हो रहा है टॉप टू मिडिल। टॉप से मिडिल लेवल में डायरेक्शन आया और मिडिल लेवल से कहाँ जा रहा है डायरेक्शन, तो लोअर लेवल और बॉटम लेवल में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो फ्लो कैसे कर रहा है, डाउनवर्ड की ओर फ्लो कर रहा है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एट टॉप लेवल। डायरेक्टिंग कहाँ से इनिशिएट होता है, तो वो टॉप लेवल से इनिशिएट होता है। ओके, एंड फ्लोज टुवर्ड द बॉटम। और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो बॉटम लेवल में फ्लो कर रहा है। यानी इस तरीके से हमारा जो डायरेक्टिंग है वो फ्लो कर रहा है। बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है उसी के हिसाब से वो जो फ्लो कर रहा है डायरेक्टिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिव वे में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग जो है वो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम लेवल। और क्यों होता है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सिस्टमैटिक वे में पूरा कर पाए। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस। डायरेक्टिंग का फीचर्स हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि डायरेक्टिंग क्यों इम्पोर्टेंस है और वो क्या रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके गोल को अचीव करने के लिए। इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प इन इनिशिएटिंग एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पूरे एक्शन को या पूरी एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे, है ना। तभी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स इट्स सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डॉट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट गिवन बाय हिम। जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें इनकरेज करता है, उन्हें जो टास्क दिया हुआ है उस टास्क के रिगार्डिंग वो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तभी तो एक एम्प्लॉय अपने काम को सिस्टमैटिक वे में पूरा कर पाएगा। ओके, तो तभी हम ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। जितने भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जितना भी मेहनत किया जा रहा है उन सारे एफर्ट्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं आर इंटर रिलेटेड, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। हम जो भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो सारे काम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं।
अगर हमने प्रोडक्शन करना है तो पहले रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, तो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, देन आफ्टर गुड्स का प्रोडक्शन किया, देन आफ्टर उस प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को हम सेल करेंगे, तो सेल्स भी डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को या जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको पूरा नहीं करेंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इंटर रिलेटेड सो दैट इट इज़ नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़। ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। ओके, हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। सो टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, तो सारी एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरवाइजर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जितना भी काम हम सुपरवाइजर से लेते हैं उसको कौन सुपरवाइज करेगा, तो सुपरविजन कौन करेगा, तो सुपरवाइजर करेगा, और उन्हें वो टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, उनकी काउंसलिंग करेगा। अगर हम एम्प्लॉय के काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने पर्सनल इश्यूज़ के कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं लैक करते चले जाते हैं। अगर हम उनकी बातों को सुनेंगे या उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर वो कोई काम समझ नहीं पा रहे हैं या जो ड्यूटी उन्हें असाइन की गई है उसको वो समझने में असमर्थ हो रहे हैं या उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस और काउंसलिंग करेंगे, तब जा करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में चला पाएंगे। ओके, देन वी हैव इज फैसिलिटेट्स चेंज। एम्प्लॉयज ऑफन रेजिस्ट चेंजेस ड्यू टू द फेयर ऑफ एडवर्स efforts on their employment and promotion. Directing facilitates adjustment in the organization to cope with change in the environment. इन्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। कौन सा इन्वायरमेंट, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो बिजनेस पर पड़ते हैं। ओके, तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा उससे, जिस कारण वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजी हो जाएगा, जिसे मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, या हो सकता है वो अपना 100% दे रहा है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो भी उसको इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को एडजस्ट कर रहे हैं या उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं या उसको मोटिवेट कर रहे हैं या उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के एफर्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी चीज़ें हमने लगा रखी हैं उन सारी चीज़ों को हम सही डायरेक्शन में लेकर के रन करेंगे, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा कर पाएंगे। अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अच्छा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और हमने सही डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो हम सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ओके।